आज हम करेंगे 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर यूपी टेट व्याख्या सहित, जो सॉल्यूशन सहित है ये पेपर। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। ये टॉपिक है बाल विकास शिक्षण का और पहला क्वेश्चन है, कोलर ये सिद्ध करना चाहता था कि संज्ञानात्मक संक्रिया है। तो इसका आंसर सी होगा। तो कोलर के पूरा डिफाइन करते हैं। कोलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है, और कोलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना है। और निसंदेह सूझ की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो समस्या का संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करके सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल एवं सहज, महत्वपूर्ण, उद्देश्य पूर्ण बनाती है। इसमें कोलर ने वर्दीमर जो इसके संस्थापक थे, और प्रयोग किसने किया था? कोलर ने किया था। और उसमें 6 चिंपैंजी लिए गए थे, बनमानुष लिए गए थे, और उसमें 6 चिंपैंजी में से एक जो छठा जो था, जिस चिंपैंजी का नाम सुल्तान था, उसी ने ही ये क्रिया मतलब करके दिखाई। कोलर ने एक पिंजड़े में सभी बंदरों को बंद कर दिया उसमें, और जो सुल्तान था उसने केलों को टंगे हुए केलों को उसे एकदम सूझ आया, और उसने उसके बॉक्स में 3 बॉक्स रखे हुए थे। उसके पिंजड़े में 3 बॉक्स रखे हुए थे। उसने फिर एक साथ मतलब भूख लगी तो उसने तीनों बॉक्स को एक जगह इकट्ठे करके लगाया, और 2 छड़ी थी उसके पास, उसने लगाया। दोनों छड़ी को जोड़कर उसने केले तोड़कर खा गया। उसको एकदम से सूझ आई थी। उसका मतलब है कोलर ने उस पर 6 बंदरों पे प्रयोग करा। उसमें 1 बंदर ही सुल्तान जो था वही उसने करके दिखाया। तो उसका मतलब वही सफल हो पाया उस एक्टिविटी में। क्वेश्चन नंबर 2, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर पहला आंसर ये हो गया, अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचार्य से। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचार्य से प्रारंभ किया जाना चाहिए, क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया क्रमिक रूप से होती है, और बालक पहले अक्षरों को, फिर शब्दों को, फिर अंत में वाक्यों को सीखता है, और अतः इनके मध्य साचार्य होना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? आपको पता ही है, समावेशी कक्षा में सामान्य व विशिष्ट छात्र शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? सी, गणना दोष। देखिए, गणना दोष गणित संबंधी अधिगम क्षमता को परिभाषित करता है, और गणना दोष से संबंधित अधिगम क्षमता को डिस्कैलकुलिया कहा जाता है, क्योंकि डिस्कैलकुलिया में होता है व्यक्ति सही से गणना नहीं कर पाता है, उसे गणना करने में दिक्कत होती है, तो इस बीमारी को बोलते हैं डिस्कैलकुलिया। तो इस प्रकार की अक्षमता वाले बच्चों में अंकगणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझाने में कठिनाई, दिशा ज्ञान का अभाव या अल्प समझ, नकद अंतरण या भुगतान संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। समावेशीकरण की सफलता क्या है? समावेशीकरण की सफलता में क्या आवश्यकता है? संवेदनशीलता होना चाहिए। समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है, और यह संवेदनशीलता समाज, समुदाय, परिवार, विद्यालय, शिक्षक तथा अन्य समकक्षी स्तर पर होनी चाहिए, ताकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे आपको समाज के अन्य
सदस्यों से अलग ना समझें और समाज में अपने आप को समायोजित कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा समवेग का तत्व नहीं है? अच्छा, कौन कौन सा है? व्यवहारात्मक है, दैहिक है और संज्ञानात्मक है, बट संवेशी नहीं है, संवेदी नहीं है। संवेदी जो है संवेग का तत्व नहीं है, क्योंकि संवेग उत्पन्न होने पर प्राणी के में 2 स्तर पर परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे पहला शारीरिक स्तर पर, दूसरा मानसिक स्तर पर। एक तो शरीर के द्वारा, एक मानसिक मतलब सोच दिमाग द्वारा। मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर जल्दी सांस लेने, रक्तचाप बढ़ना, आवाज़ में परिवर्तन एकदम से आ जाना और अंग संचलन की गति में परिवर्तन जैसी क्रियाएं होती हैं। जबकि अंग संचालन की गति परिवर्तन में परिवर्तन जैसी क्रियाएं होती हैं। जबकि मानसिक स्तर पर विचार प्रक्रिया या तो शिथिल हो जाती है अथवा लुप्त प्राय हो जाती है। दूसरी और संवेदी क्रियाओं पर संवेग का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसमें क्वेश्चन नंबर डी जो है गलत हो जाएगा। गलत पूछा था इसमें, कौन सा नहीं है? संवेदी नहीं है, बाकी सब है। क्वेश्चन नंबर 7, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ज्ञान, अवबोध, अनुक्रिया, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन। बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्य को 3 भागों में बांटा गया था। संज्ञानात्मक क्षेत्र में, उद्देश्य का भावात्मक क्षेत्र में, मनोव्ययात्मक क्षेत्र में। ब्लूम ने 1956 ईस्वी में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य को पुनः क्रमशः 6 भागों में बांटा था: ज्ञान, अवबोध, अनुक्रिया, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? तो ये स्वचारी नहीं है, बाकी सब है। सहानुभूति भी है, बोधपूर्ण भी है, तंत्रिका भी है और वांछनीय भी, सूचनाएं भी हैं। तो इसमें स्वचारी ये नहीं है, तो यही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका आंसर है विक्टर ब्रूम। अभिप्रेरणा के संबंध में 1964 ईस्वी में विक्टर ब्रूम ने प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया और यह सिद्धांत अभिप्रेरणा निष्पादन का कार्य कर संतुष्टि से के कारणों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित करता है। और यह सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्य का चयन स्वयं करता है और सभी व्यक्ति अपने उद्देश्यों अथवा आवश्यकताओं, मूल्यों, कुशलताओं, योग्यताओं अथवा भूमिकाओं के संबंध में सतर्क रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो सी, सूचना प्रक्रियाकरण। ब्रूस आर जॉस ने तथा मार्शवेल ने अपनी पुस्तक मॉडल ऑफ टीचिंग में शिक्षण प्रतिमानों को 4 वर्गों में बांटा गया है: अंत प्रक्रिया स्रोत में, सूचना प्रक्रियाकरण में और व्यक्तिगत स्रोत प्रतिमान में और व्यवहार परिवर्तन स्रोत प्रतिमान में। इन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है। ये पुराना क्रम विभिन्न प्रकार से विभाजित होते हैं जो दिया गया है। जैसे सूचना प्रक्रियाकरण को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है: और निष्पत्ति संप्रदाय प्रतिमान, अग्रिम व्यवस्थात्मक प्रतिमान, आगम प्रतिमान एवं जैविक विज्ञान प्रत्यक्षा प्रतिमान आदि।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशलों को स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो यही आंसर है। कौशल अंतरण एक गति है, ना कि कोई उद्देश्य, क्योंकि कौशल को किसी भी जटिल कार्य के लिए को आसानी से व दक्षता से करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। कार चलाना, शुलिपि में लिखना और आदि कौशल के उदाहरण हैं। कौशल अधिगम गुणात्मक रूप से कई विभिन्न चरणों में से होकर हो जाता है, और ये एक चरण से होकर दूसरे चरण में संक्रमण कौशल अंतरण कहलाता है। यह कौशल अंतरण उद्देश्य पूर्ण न होकर स्वतः होता है, और अर्थात कौशल अंतरण एक प्रकार की यात्रा है, ना कि लक्ष्य या उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कौन सा नहीं है सूत्र? ये बताया शिक्षण का सूत्र कौन सा नहीं है। तो इसमें डी, बाकी कौन कौन से हैं? तो ये सब सूत्र हैं। सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर। तो निगमन से आगमन की ओर, ये गलत है। तो यही सूत्र नहीं है, क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर ने कामेनियस से निम्न प्रकार की शिक्षा को सूत्रों को बताया गया है, जिसमें कौन कौन से हैं। देखिए, सरल से कठिन की ओर भी है, ये भी है। और ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, और विशिष्ट से सामान्य की ओर, और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोविज्ञान क्रम से तर्कसंगत की ओर, अनुभव से युक्तिपूर्ण की ओर, और प्रकृति का अनुकरण। तो ये सभी यही नहीं है, निर्गमन से आगमन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, कौन सा होता है? इसका चक्र नहीं होता है, सी योजनाबद्ध होता है। योजना बनाना, इस अभी बता रहे हैं प्लानिंग कैसे करते हैं। इसमें दे रखा है A.W. ब्लूम ने A.W. एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है, और ये सूक्ष्म शिक्षण चक्रण का प्रथम पद योजना बनाना है। जैसे पाठ योजना बनाना, शिक्षण करना, प्रतिपुष्टि, फीडबैक लेना, फिर पुनः नियोजन करना, रिप्लानिंग करना, फिर पुनः टीचिंग करना, फिर प्रतिपुष्टि करना, फीडबैक लेना, कैसे पढ़ रहे हैं बच्चे, फिर पाठ का योजना बनाना। यही सूक्ष्म शिक्षण चक्र है। चक्र क्या है? यही है। निम्नलिखित में से कौन अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? अन्वेषण है, अनुक्रिया नहीं है, प्रकरण भी नहीं है, तुलनात्मक नहीं है, ये भी नहीं है। डी, क्योंकि बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था को निम्नलिखित उद्देश्योपानों में विभाजित करता है: अन्वेषण, प्रतिष्ठीकरण, आत्मीकरण अथवा पारंपरिक, वर्णनात्मक अभिकरण। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब ABC तीनों हो, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की ओर भागीदार बढ़े, और स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, और अध्यापकों के पास संसाधन व प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। यही ज़रूरी काम है जो शैक्षिक सुधारों
सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड के बस संकुल संदर्भ में केंद्रों की भागीदारी बढ़े और स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो और अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो और स्थानीय स्तर पर ग्रामीण शिक्षा समिति या महिला संगठन और गैर सरकारी संगठन या अन्य संगठनों समितियों की सक्रिय सहभागिता बढ़े। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया और उस निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्यान ध्वनि संवेदना, प्रत्यक्षीकरण संवेदना। तो ध्वनि संवेदना वो सुनेगा तभी तो बताएगा कि क्या बात है जो हमें बताया गया है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही व्यक्ति पर होने वाले प्रभावों को लेकर संवेदना कहते हैं। और यदि कोई छात्र पढ़ रहा हो और उसका नाम लेकर बुलाया जाए, कोई भी बुलाता है, तो सर्वप्रथम वह हाँ में जवाब देगा, अर्थात वह अपनी अनुक्रिया ध्वनि संवेदना के माध्यम से ही प्रकट करेगा। पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार प्रासंगिक क्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? यह है 2 साल से 7 साल तक। 2 से 7 साल तक पियाजे द्वारा बालक संज्ञात्मक विकासक्रम है। विकासात्मक गामक अवस्था जो होती है जन्म से 2 वर्ष तक होती है, और प्राक संक्रिया अवस्था जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है, और मूर्त संक्रिया अवस्था जो होती है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है। औपचारिक संक्रिया अवस्था 11 वर्ष से 15 वर्ष तक होती है। और इस प्रकार प्राक प्रक्रियाओं की संक्रिया अवस्था में 2 से 7 वर्ष तक की होती है। 2 से 7 वर्ष तक ही होती है जो प्राक संक्रिया होती है, 2 से 7 वर्ष तक ही होती है। निम्न से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो भविष्य की योजना की सूझबूझ नहीं है, क्योंकि उस भविष्य में तो जो भी सूझ एकदम से आती तब अपने आप व्यक्ति बनाता अपने आप। तो विज्ञान की काल्पनिक कथाओं से अधिक रुचि भी है और बढ़ती हुई तार्किक शक्ति भी है, और काल्पनिक भव्यों का भी अंत भी है। तो इसमें आंसर ए होगा, भविष्य की योजना में सूझबूझ। वो तो कोई भी हो सकता है, भविष्य की योजना में सूझबूझ बाल्यावस्था के बाद की आवश्यकता होती है, अर्थात किशोरावस्था की बौद्धिक विशेषता नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक अपने भविष्य की योजना के प्रति चिंतन रहता है और जिसके कारण वह तनाव में रहता है, और ना कि वह अपने भविष्य की योजना के प्रति सूझबूझ प्रदर्शित करता है। वह भविष्य में वह विशेषता सामान्यतः प्रौढ़ावस्था से की ओर हो सकती है। और इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? चोम्स्की जो है भाषा विकास से संबंधित है, क्योंकि नोआम चॉम्स्की भाषा विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिक ने इन्होंने माना है कि प्रत्येक मानव शिशु में व्याकरण की संरचना का एक अंतर्निहित व जन्मजात खाका है, और जिसे सार्वभौम व्याकरण की संज्ञा दी गई है। और थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? थॉर्नडाइक द्वारा अधिगम के प्रयास को भूल। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास भूल का सिद्धांत शीर्षक से सिद्ध किया है। इस सिद्धांत को संवादवाद या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है, और जिसमें उनके अनुसार सीखने के लिए पुनर्वलन केंद्रीय तत्व है और तथा अनुक्रिया का संतोषजनक परिणाम
परिणाम भी उद्दीपक व अनुक्रिया बंधन को सुदृढ़ कर सकता है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली को एक पिंजरे में कैद करके और बाहर मछली रखकर मछली को उद्दीपक बनाकर उससे एक अनुक्रिया करवाई। तो यही सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक का है। तो इसलिए अधिगम के लिए प्रयास का भूल पुनर्वलन करना यही कहलाता है। ग्रोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो यह 18 से 8 से 10 वर्ष तक एवं समाजीकरण है, क्योंकि ग्रोह अवस्था 8 से 10 वर्ष तक एवं विलंब विकास एवं समाजीकरण से संबंधित है, क्योंकि 8 से 10 वर्ष की आयु को में बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है और जो किशोर अवस्था में चरम पर पहुंच जाता है और ग्रोह अवस्था समाजीकरण से संबंधित होता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो ये मूर्त संक्रिया अवस्था। निम्न में से कौन अधिगम के में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? विषय वस्तु का स्वरूप नहीं है। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता परक व्यवहार है, क्योंकि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पुस्तक डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन एजुकेशन में 83 नैतिक सामाजिक व आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की गई है और प्रमुख सामाजिक मूल्य इस तरह हैं: मैत्रीभाव, समाजवाद, भाईचारा, टीम भावना, कर्तव्य भावना, सहानुभूति, सहयोग, समाज सेवा एवं सामाजिक उत्तरदायित्व आदि इत्यादि ये सभी हैं। पश्चात अन्वेषण संस्था तथा साधन साध्य विश्लेषण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो यह है स्वति शोध विधि में व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए भी सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता है और बल्कि सिर्फ उन्हीं विकल्पों को चयन करके समस्या समाधान करने की कोशिश करता है और जो कि संगत प्रतीत होती है। और पश्चात अन्वेषण व साधन साध्य विश्लेषण इसके दो प्रमुख प्रविधियां हैं: सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा या गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है? ये क्वेश्चन थोड़ा ये सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये कथन गेट्स के व अन्य के हैं और अतः कोई विकल्प नहीं सही है, सभी गलत हैं। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम नहीं है, बाकी अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम, सब नियम शामिल हैं। सहचर्यात्मक का नियम नहीं है। नहीं तो बंद कर दिया। इसमें दो तरह के नियम हैं। E.L. थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियमों को E.L. थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम के नियमों को 3 भागों में बांटा गया है। उसमें 5 गौण नियमों हैं। मुख्य नियम जो हैं: अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। और गौण नियम क्या है? बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम,
अब सदृश्यता का नियम और सचारितात्मक का नियम। अनुकूलित अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? व्यवहार पर देता है। अनुक्रिया प्रसूत अनुबंध का दूसरा नाम क्या है? तो ये नियमित अनुबंध है। इनमें से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? अधिगम को अवलोकन और प्रत्यय रूप में किया जाता है। ये गलत है, बाकी सब सही है। जैसे ये दिया गया है, योक्म व संस्पन्न के अनुसार सीखने के सामान्य विशेष निम्न है: अधिगम आवृत्तियों का ग्रोथ, अधिगम व संयोजन, अधिगम लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, अधिगम विवेकपूर्ण सृजनशील, अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों, अधिगम अनुभवों का संगठन, अधिगम अनुक्रिया। अतः ये सभी दिए गए हैं और ये नहीं है। थैंक यू।